गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी पे। तो आप सभी लोगों को जान चुके हैं कि शिक्षा में सुधार लाने हेतु ब्रिटिश सरकारों के द्वारा तथा स्वतंत्र भारत की सरकारों ने लगभग 5 आयोगों की नियुक्ति की। वो 5 आयोग कौन कौन से थे? जिसमें पहला आ गया हंटर आयोग 1882 में, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, राधाकृष्णन कमीशन 1949 में और मुदालियर आयोग 1956 में। ये सन जरूर याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हंटर आयोग के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 में बनाया था, उसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो लेकिन इन 5 आयोगों में से कोई भी ऐसा आयोग नहीं था जिसने शिक्षा के समस्त पहलुओं पर विस्तृत सुझाव दिए हों। इसी कमी को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में शिक्षा उन्नयन हेतु एक आयोग की गठन किया, जिसे शिक्षा आयोग कहते हैं। और चूंकि इस आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी थे, जो कि उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। अब कोठारी आयोग क्या है और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। अब इन्होंने किया क्या? इनका मुख्य बिंदु ये था कि शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम। शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम में कोठारी आयोग ने अपने 5 बिंदु प्रस्तुत किए, जिसमें पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, यानी कि शिक्षा को उत्पादकता में लगाया जाए, सिर्फ शिक्षा न रहे, उसके द्वारा देश में कुछ उत्पादन भी हो। दूसरा था प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, यानी कि जो लोकतंत्र आप सभी लोग जानते हैं, उसकी सुदृढ़ता का मुख्य बिंदु वहीं से निकला जब कोठारी आयोग ने कहा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता। तीसरा था सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। चौथा था आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता। उनका ये कहना था अभी भी हम पुराने तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षा में भी समाज में भी, तो आधुनिकीकरण लाया जाए। और लास्ट था शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो इन 5 मूल्यों को, इन 5 बिंदुओं को जो आप ध्यान में रखेंगे तो पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग का एकदम क्लियर हो जाएगा, जिसमें मुख्य था शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विकास, आधुनिकीकरण और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। अब कोठारी आयोग की सिफारिशें। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं, जिसमें पहली है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। अब जो भी आयोग आता है वो अपना प्रतिवेदन देता है तो अपनी कुछ सिफारिशें लागू करता है। कोई भी एजुकेशन आप कमीशन पढ़ लीजिए तो उसमें सिफारिश में पहला होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है शिक्षा का, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। तो लक्ष्य इनका ये था पंचमुखी कार्यक्रम। हम आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो अगर जो कभी पूछा जाए कोठारी आयोग के शिक्षा का लक्ष्य क्या था, तो आप वही 5 कार्यक्रम इसमें लिख देंगे, जिसमें हमने आपको बताया था कि शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, एकता का विकास, आधुनिकीकरण और सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट है शैक्षिक संरचना। बहुत ध्यान दीजिएगा कि इस पे मुख्य फोकस डाला गया शैक्षिक संरचना कैसी हो। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2019 की आई है, उसमें पूरी शैक्षिक संरचना बदल दी गई है। तो कोठारी आयोग में शैक्षिक संरचना कैसी लागू की गई थी, वही अब तक लागू थी हमारे यहाँ। उन्होंने कहा था सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष कैसे? कक्षा 1 से 5 तक 5 वर्ष हो गए, 6 से 8 तक 3 वर्ष और हो गए तो 8 हो गए, और 2 वर्ष हाई स्कूल के ले लेते थे। तो इनका कहना था कि पूरी सामान्य शिक्षा इन्होंने 1st to 10th रखी थी, जिसको इन्होंने कहा था कि सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। अब इस 10 वर्षीय अवधि में क्या लेते हैं? प्रथम 4 से 5 वर्ष, हम लोग 5 ही वर्ष लेते हैं क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक। प्रथम 5 वर्ष निम्न प्राथमिक शिक्षा, अगले 2 या 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा 6, 7, 8, अंतिम 2 या 3 वर्ष निम्न माध्यमिक शिक्षा, जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं। 2 से 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 से 3 वर्ष निम्न माध्यमिक शिक्षा, यानी कि 10 वर्ष इन्होंने रखी सामान्य शिक्षा की अवधि। अब इसमें इन्होंने कहा है कि निम्न माध्यमिक स्तर पर
20% छात्रों को सामान्य शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करने के अवसर दिए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत ITI स्टार्ट किए गए थे, जिसमें हाई स्कूल के बाद हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दे सकते थे। अगला इन्होंने कहा उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। इंटरमीडिएट को इन्होंने कहा था, इसको हाई स्कूल इंटरमीडिएट से आप समझेंगे तो आपको याद रहेगा कि सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष, इन 10 वर्षों में प्रथम 5 वर्ष निम्न प्राथमिक शिक्षा, बाद के 2 या 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा, फिर 2 या 3 वर्ष निम्न माध्यमिक शिक्षा। अब +2 कौन से आ गए? इंटरमीडिएट। उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष रहनी चाहिए। अब प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कितने वर्ष की होगी? 3 वर्ष की होगी। और स्नातकोत्तर एवं शोध कार्य के लिए भिन्न भिन्न अवधियों के पाठ्यक्रम होंगे। उनका कोई एक निर्धारित कार्यक्रम नहीं होगा कि आप शोध कार्य कितने दिन का कर रहे हैं, कितने दिन का स्नातकोत्तर कर रहे हैं। उनकी अवधियाँ अलग अलग होंगी। यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, कि कोठारी आयोग के द्वारा सुझाई गई शैक्षिक संरचना का स्वरूप क्या था? तो शैक्षिक संरचना का स्वरूप था 10 + 2 + 3। कभी भूलिएगा तो याद कर लीजिएगा, हाई स्कूल तक कितने साल हुए, फिर 2 साल इंटरमीडिएट के + 3 साल आपके ग्रेजुएशन के। तो 10 + 2 + 3 जो अब तक चली आई। अब 2019 में नई शिक्षा नीति में ये प्रोग्राम बदल दिया गया। अगला आइए, शिक्षक की स्थिति। शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शिक्षा आयोग ने समाज में शिक्षक की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए कई प्रयत्न किए। जैसे कि शिक्षक को पदोन्नति दी गई, निवास भत्ता सुलभ कराया गया, राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई और राष्ट्रीय पुरस्कार योजना आदि प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट करा दिए ताकि शिक्षक की स्थिति समाज में उच्च बन सके। कोठारी आयोग ने शिक्षकों की स्थिति पर विशेष बल दिया। अगला है शैक्षिक अवसरों की समानता। ये सभी आयोगों ने अभी तक कहा, वही ये भी कह रहे थे कि जाति धर्म भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए, पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए, यानी कि शैक्षिक स्तर पर सभी लोग समान रहें। वही इनका भी मुख्य बिंदु यही इसी आयोग का भी था कि भेदभाव को समाप्त करके शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला था विद्यालयी शिक्षा का विस्तार। इसमें इन्होंने कहा है कि 1975-76 तक 75-76 तक देश के सभी बच्चों हैं तो 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा हो वो सॉलिड हो ताकि बच्चे जब आगे निकलें तो अच्छे निकलें। ऐसा ना हो कि कक्षा 1 से 5 तक बच्चे किताब पढ़ना न जाने और आगे चल के वो आगे अपनी योग्यता न प्रदर्शित कर पाएँ। यहाँ पर आपका उत्तम प्राविधिक शिक्षा शायद लिख गया है, इसको प्राथमिक शिक्षा समझिएगा, उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। फिर है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को कम करने हेतु प्रयास। अपव्यय एवं अवरोधन पे हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं कि अपव्यय कहते हैं जब बच्चा विद्यालय में रहता है और छोड़ के चला जाता है, विद्यालय बीच में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बगैर चला गया, यानी कि उस पर जो हमने खर्चा किया वो बेकार गया। और अवरोधन जब एक ही कक्षा में कई बार बच्चा रुकता है तो उसको अवरोधन कहते हैं। ये समस्याएं उस समय बहुत विकट रूप में थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोठारी आयोग ने विशेष प्रयत्न किए। माध्यमिक शिक्षा व्यवसायोन्मुखी, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के बाद बच्चा इस लायक हो जाए कि कोई अपना व्यवसाय चुन सके। बालिकाओं, अछूतों, जनजातियों में शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, पहले भी हम कह चुके हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत इन्होंने विशेष प्रयत्न किए कि बालिकाएं पिछड़ न पाएँ, अछूत हमारे पिछड़ न पाएँ, जनजातियों में प्रचार शिक्षा का अच्छा हो, इसलिए शिक्षा विस्तार कार्यक्रम चालू किया गया। 5वां बिंदु है पाठ्यक्रम सुधार। आयोग के अनुसार कक्षा 10 तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो। कक्षा 5 से 7 तक, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा, ठीक। कक्षा 5 से इन्होंने बदल दिया, 5 से 7 तक, मतलब कक्षा 8 तक होता है तो कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं, फिर कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते कि कोठारी आयोग ने कक्षा 1 से 4 तक कितनी भाषाएं कहीं, कक्षा 5 से 7 तक कितनी भाषाएं कहीं। तो एक एक क्लास, जो प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक होती है, तो आप ध्यान दीजिए कक्षा 1 से 4 तक, एक क्लास छोड़ दीजिए 5वीं वाली, कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, फिर कक्षा 5 से कक्षा 7 तक 2 भाषाएं, फिर कक्षा 8 से कक्षा 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम में कार्यानुभव और समाज सेवा को भी स्थान दिया जाना चाहिए और छात्रों की नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में कानून एवं समाज सेवा को स्थान
नहीं है, कार्यानुभव एवं समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, निर्देशन एवं मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तकें जितनी भी हों सब NCERT के द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार हों। नवीन शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए प्रदर्शनी, वर्कशॉप, परीक्षण, सेमिनार, वेबिनार, पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम स्टार्ट किए जाने चाहिए। ये किस लिए स्टार्ट करने चाहिए? वेबिनार और सेमिनार में ये होता है कि हम एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करते हैं। तो जब हम कोई नई शिक्षा नीति, नई शिक्षण विधियाँ हम लागू करना चाहेंगे तो हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा, वर्कशॉप आयोजित करनी पड़ेंगी, दूसरे के विचारों को लेना पड़ेगा। इसलिए शिक्षण विधियों का निर्देशन, मूल्यांकन, इसमें बदलाव लाने के लिए उन्होंने कहा सेमिनार, वेबिनार और वर्कशॉप और प्रदर्शनों का कार्यक्रम शुरू कर दिए जाने चाहिए। और आयोग ने कहा कि मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग है अतः मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र में शिक्षा का, अच्छी आदतों का, अभिवृत्तियों का विकास तथा मूलभूत कुशलताओं में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि ये बात बहुत पूर्व से कहते चले आ रहे हैं लेकिन मूल्यांकन उतना हो नहीं पा रहा। वही फिर नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य बिंदु क्या है? क्या सिर्फ बच्चा नंबर ले आए? नहीं, बच्चे में शिक्षा का, अच्छी आदतों का, जिसको अब हम ग्रेडिंग देते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं CC पाठ्यक्रम में, जिसमें हम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्यूशन करते हैं, उसमें अच्छी आदतों का, जिसमें नीट एंड क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन पे सब पे नंबर दिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें कोठारी आयोग में भी कही गई थी कि अच्छी आदतों का, अभिवृत्तियों का और मूलभूत कुशलताओं में वृद्धि होना चाहिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य। और प्रशासन और निरीक्षण को एक दूसरे से अलग किया जाए। जिला स्तर पर निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने कृषि विकास के लिए कृषि विद्यालय, कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाने के लिए विशेष जोर दिया। क्योंकि कोठारी आयोग जानता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए इसमें कृषि पर विशेष ध्यान देकर हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि पंचमुखी कार्यक्रम में सबसे पहला बिंदु था शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। इसलिए इन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाया, कृषि विद्यालय खुलवाए, कृषि शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा में कृषि शिक्षा को जोड़ दिया और तकनीकी पाठ्यक्रम में सुधार किया गया ताकि बच्चे हमारे उत्पादक बने और शिक्षा में उत्पादकता बढ़े। अब हम आते हैं कि कोठारी आयोग में चूँकि इतना प्रयास किया गया तो क्या कोठारी आयोग हमारी शिक्षा का ढांचा बदल पाया? यद्यपि शिक्षा आयोग ने जन शिक्षा प्रसार एवं प्रचार के लिए व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप किया, प्रजातांत्रिक समानता के अवसर प्रदान किए, शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुकूल संतुलित पाठ्यक्रम की व्यवस्था की, परंतु संस्कृति अध्ययन तथा भारतीय भाषाओं के विकास की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी। अब कुछ उसके इतने महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि हम व्यवसाय कुशलता करें, टेक्निकल चीज़ों को लागू करें, लेकिन वो सब इनके महत्वपूर्ण सुझाव जो थे वो धन के अभाव में क्रियान्वित नहीं किए जा सके। इसलिए जितनी इसने संस्तुतियाँ की थी निसंदेह बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ क्रियान्वयन नहीं हो पाया और कुछ की उपेक्षा की गई, तो ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला पाया। परंतु फिर भी इन गुणदोषों के बावजूद हम कोठारी के शिक्षा आयोग को भारतीय ऐतिहासिक शिक्षा परिदृश्य पर सर्वश्रेष्ठ आयोग ही कहेंगे और इसको सर्वश्रेष्ठ आयोग का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से कोठारी आयोग जो कि 14 जुलाई 1964 में शिक्षा उन्नयन हेतु गठित किया गया था, उसका हमारी भारतीय शिक्षा में सुधार लाने में विशेष स्थान रहा है। धन्यवाद।